हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज के टेस्ट की बात करें कि आज का हमारा जो टेस्ट रहने वाला है उसका सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें हम सबसे पहला तो हमारा राजस्थान की आर्थिक समीक्षा इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम कवर करेंगे। साथ में इनको हमें याद भी करेंगे, जो इम्पोर्टेंट डाटा है उनको हमें याद करेंगे। अगर हम बात करें राजस्थान जीके, तो राजस्थान जीके में आपकी अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में जो हमारे कल के टेस्ट में आपका टॉपिक था मृदा, उसमें हमने कवर किया था कि जो मृदा है वो उसके बारे में क्या कि जो नई पद्धति से वर्गीकरण हुआ है, यानी 5 प्रकार की मिट्टियां होती है। तो जैसे एरिडोसोल्स, एल्फीसोल्स, ये 5 प्रकार की मिट्टियां होती है, इनके बारे में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट्स है वो पढ़े थे। आज हमें जो मृदा का कृषि विभागीय वर्गीकरण किया गया है कि मृदा का प्रकार कौन कौन से जिले में, जैसे रेविरिन्ना होती है वो कौन से जिले में होती है, जिप्सीफेरस कौन से जिले में होती है, इस प्रकार का वर्गीकरण। और साथ में ही कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की, जैसे बलुई मिट्टी, काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी, ये सभी आज हमें कवर करेंगे। दूसरे टॉपिक की बात करें राजस्थान जीके, तो राजस्थान जीके में जो हमारी प्रमुख सभ्यता के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज रहने वाले हैं। साथ में ही आपका जो हमारे कल का टेस्ट था उसमें हमारा टॉपिक था जो ऐतिहासिक राजस्थान का ऐतिहासिक जो केंद्र थे या फिर सामाजिक स्थिति के बारे में, यानी समाज, धर्म, संस्कृति, जो आपके ऐतिहासिक केंद्र थे उन सब पे भी हम आज नए फैक्ट के साथ है आज चर्चा करेंगे। तो आज का जो आपका टॉपिक रहने वाले ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक हमारी ये क्लास है वो लगानी है। तो चलिए अब हम बिना देर किए हुए हमारा टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कुल अनाज उत्पादन 8.15% की वृद्धि दर से बढ़कर 2022-23 में कितना होना संभावित है। यानी 2022-23 में है वो अनाज उत्पादन कुल कितना होगा। 206.57 LMT, 128.73 LMT, 77.84 LMT और 191 LMT। तो जो कुल अनाज उत्पादन होता है, तो वो अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो आपको ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। 206.57 LMT है वो कुल अनाज उत्पादन है। ठीक है, अब हमने कल पढ़ा था कुल खाद्यान्न उत्पादन है वो कल हमने पढ़ा था। उत्पादन कितना पढ़ा था, कुल खाद्यान्न उत्पादन है वो है आपका 253.99 LMT। 253.99 LMT। जो कुल खाद्यान्न होता है वो कौन कौन सा होता है, प्लस में कुल अनाज उत्पादन प्लस में कुल दलहन उत्पादन, इन दोनों का मिलकर है वो बनता है कुल खाद्यान्न उत्पादन। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन 253.99 LMT है, ये हमने कल अच्छे से याद किया था। कुल अनाज उत्पादन की बात करें तो वो है 206.57 LMT। अब दलहन की बात करें कि दलहन कितना है, तो ये है 47.42 LMT। इस पे हम आगे भी इसके सारे क्वेश्चन है वो करेंगे, दलहन पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। तो इसका अगर एक बार याद रखें कि दलहन उत्पादन कितना है, तो 47.42 है LMT है वो दलहन उत्पादन है। अब हम बात करें कि कुल अनाज उत्पादन है वो कितना है, 206.57 LMT है। अब क्वेश्चन में हमें बता दिया गया है कि जो इसमें है वो 8.15% की वृद्धि हुई है। यानी पहले था तो हमारे जो कुल अनाज उत्पादन है उसमें भी वृद्धि हुई है। कल हमने पढ़ा था कि जो कुल खाद्यान्न उत्पादन है उसमें भी वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है, 9.71% की वृद्धि के साथ है। 9.71% की वृद्धि के साथ कुल खाद्यान्न उत्पादन 253.99 LMT है। ये जो इतने क्वेश्चन मैं आपको बार बार रिवीजन करवा रही हूँ, बार बार रिकॉल करवा रही हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से आपके एग्जाम में आएगा। तो कुल अनाज उत्पादन 206.57 LMT। अब अनाज में भी आपसे पूछा जा सकता है कि रबी में उत्पादन कितना है और आपके खरीफ में इसमें उत्पादन कितना है। तो अगर रबी की बात करें तो रबी में है 128.73 LMT, ये है रबी उत्पादन। खरीफ उत्पादन की बात करें तो खरीफ उत्पादन है आपका 77.84 LMT। ये दोनों ही मैंने इसे ऑप्शन में दिए हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। रबी उत्पादन 128.73 LMT, खरीफ उत्पादन 77.84 LMT। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1। और आपको 8.15% की वृद्धि दर कुल अनाज उत्पादन में ये भी याद रखने है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्न मृदाओं में से कौन सा प्रकार है वो पश्चिमी राजस्थान में विशिष्टतः पाया जाता है? एरिडिसोल्स, एल्फिसोल्स, एंटीसोल और वर्टिसोल्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटीसोल्स। एंटीसोल्स है ये आपके शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में पाया जाता है, यानी जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान के सभी जिलों की बात करें तो सभी जिलों में कौन सी पाई जाती है? एंटीसोल्स पाई जाती है। वर्टिसोल्स की बात करें तो वर्टिसोल्स आपके दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, जहाँ पे झालावाड़ अति आर्द्र जलवायु है, झालावाड़, कोटा, बारां, उस क्षेत्र में पाई जाती है वर्टिसोल्स। अल्फिसोल्स की बात करें तो अल्फिसोल्स है ये आपके चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर ये एरिया है, ये आपके एल्फिसोल्स का है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है पश्चिमी राजस्थान में विशिष्टता पाई जाती है, तो वो पाई जाए आपकी एंटीसोल्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद ने 3 सदस्य वाले संयुक्त राष्ट्र आयोग को भारत तथा पाकिस्तान के लिए कब भेजा था ताकि वह कश्मीर की स्थिति को जांचे तथा मध्यस्थता करे? 10 जून 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 20 जनवरी 1948 को और 15 जून 1947 को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 जनवरी 1948। राइट आंसर ऑप्शन सी, 20 जनवरी 1948 को भेजा गया। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक और पुरातत्व महत्व की सामग्री प्राचीन मंदिरों के भगवाना अवशेषों में विविध देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां व कलात्मक पाषाण स्तंभों आदि की दृष्टि से किस केंद्र की यात्रा करनी चाहिए जिसका वर्तमान नाम अपभ्रंश है? बघेरा, भानगढ़, आमेर और नौह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बघेरा व्याघ्र रेख का। तो यहाँ पर है वो आपके ऐतिहासिक पुरातत्व महत्व की सामग्री यानी प्राचीन मंदिर है, उनके भगवान अवशेष, ठीक है, देवी देवताओं की मूर्तियां, कलात्मक पाषाण स्तंभ आदि की दृष्टि से ये केंद्र की यात्रा करनी चाहिए। किस केंद्र की? बघेरा की। तो राइट आंसर आपका हो जाए ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनाज उत्पादन 2022-23 के संबंध में सत्य कथन है। रबी अनाज उत्पादन की मात्रा है वो खरीफ अनाज उत्पादन से अधिक है। खरीफ अनाज उत्पादन में वृद्धि दर है वो रबी अनाज उत्पादन की वृद्धि दर से कम है। तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा सत्य कथन है। अब रबी अनाज उत्पादन की मात्रा खरीफ अनाज उत्पादन से अधिक है, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में बात की थी कि जो आपका रबी उत्पादन है, रबी उत्पादन कितना है? 128.73 एलएमटी है, 73 एलएमटी है। अगर इसकी हम वृद्धि दर की बात करें कि इसकी वृद्धि दर कितनी है, तो रबी के जो आपका अनाज उत्पादन है उसकी वृद्धि दर है वो है आपकी 8.85%, 8.85%। अगर हम खरीफ की बात करें तो इसमें अभी हमने पढ़ा कि जो खरीफ जो अनाज उत्पादन है वो है आपका 77.84 एलएमटी, 77.84 एलएमटी। वृद्धि दर की बात करें इसमें कि वृद्धि दर कितनी है इसकी, तो वृद्धि दर है आपकी 7.01%, 7.01%। तो रबी का उत्पादन देके 128.73 एलएमटी और खरीफ का है 77, यानी ज्यादा है। तो पहला कथन तो सही दिया हुआ है कि अनाज उत्पादन की मात्रा खरीफ अनाज उत्पादन से अधिक है, सही दिया हुआ है। इसने बोला है खरीफ अनाज उत्पादन में वृद्धि दर वो कितनी है, ये है 7.01%। रबी अनाज उत्पादन की वृद्धि दर से कम है, यानी 8.85% से कम है। तो दोनों की दोनों बातें इसने सही बोली है, यानी ए और आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 1 और 2 दोनों सत्य कथन है। इस प्रकार आपके एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्मेशन है इस प्रकार होगी। अब आपको जब ये डाटा याद होगा तभी आप इसको सही कर पाएंगे, क्योंकि आपको डाटा होगा तो चाहे क्वेश्चन की लैंग्वेज किसी भी प्रकार हो, आप एक साइड डाटा लिख के आप देख सकते हैं कि हाँ इसने इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ठीक है। तो आपको ये डाटा है वो याद करने है। मैं जो आपको इसमें डाटा है वो बताती हूँ, बार बार रिवाइज करवाती हूँ, इसीलिए करवाती हूँ ताकि ये डाटा आपको अच्छे से याद हो जाए और हमारा ये क्वेश्चन है बिल्कुल सही हो जाए। इन डाटा से अगर हम कृषि के डाटा की बात करें तो आप देखना इनसे 3 से 4 क्वेश्चन है वो आपके बनेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले में कैल्सी ऑर्थिड पाई जाती है? कैल्सी ऑर्थिड पाई जाती है उदयपुर, सीकर, जयपुर और सिरोही में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीकर में। अब आप देखेंगे कि हमने कैल्सी ऑर्थिड नाम की तो मृदा पढ़ी नहीं, तो ये कहाँ से आ गई, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कल की एरिडोसोल्स,
एरिडोसोल्स। एरिडोसोल्स होती है इसी का, एरिडोसोल्स इसका जो उपमृदा कण होते हैं, उपमृदा कण होते हैं उसको क्या बोला जाता है, ओर्थिड बोला जाता है, उसको बोला जाता है ओर्थिड। और ये कितने प्रकार के होते हैं, ओर्थिड है वो प्रकार के होते हैं, जैसे ये हो सकता है आपके केम्बो ओर्थिड, केम्बो ऑर्थिड हो सकता है। दूसरा आपका कौन सा होता है, केल्सी ऑर्थिड हो सकता है, जो इस एग्जाम में पूछा है, केल्सी ऑर्थिड। और तीसरा है वो सेलोऑर्थिड हो सकता है, सेलो ऑर्थिड हो सकता है। तो ये है आपके एरिडोसोल्स है, एरिडोसोल्स के उपमृदा कण है ऑर्थिड, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। और एक इसमें पेली भी हो सकता है, चौथा भी होता है पेली ऑर्थिड, पेली ऑर्थिड। तो ये है इसके 4 प्रकार के उपमृदा कण होते हैं। तो इसमें भी आपसे एग्जाम में अगर ज़्यादा ही डीप में जाके पूछे, यानी आपके हार्ड लेवल का पूछ ले, ज़्यादा लेवल का पूछ ले, तो ऐसा क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। इसलिए मैं आपको सारे इजी से लेकर है वो हार्ड तक है सारे क्वेश्चन करवा रही हूँ, ताकि कोई भी आपसे पूछ ले तो आपका राइट आंसर है हो जाए। तो इसमें अब एरिडोसोल्स है, एरिडोसोल्स कहाँ पाई जाती है, एरिडोसोल्स है आपके जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र है, जहाँ आपके जैसे बीकानेर हो गया, गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, ये क्षेत्र है, इसमें आपकी कौन सी पाई जाती है, एरिडोसोल्स पाई जाती है। तो इसके उपमृदा का पूछ लिया केल्सी ऑर्थिड, तो कहाँ पा जाएगी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मणिपुर के शासक का नाम था हरि सिंह, बोधचंद्र सिंह, महाराजा गजेंद्र सिंह और सरदार मान सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोधचंद्र सिंह है वो मणिपुर के शासक थे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है गटियाला शिलालेख जो कि 861 ईस्वी का है, में किस जाति के ब्राह्मणों का विशेष उल्लेख किया गया है जो वर्ण विभाजन का संकेत देते हैं। भारद्वाज ब्राह्मण, मग जाति के ब्राह्मण, ओसवाल ब्राह्मण या वेद पाठी ब्राह्मण। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मग जाति के ब्राह्मण है, उनका उल्लेख है, विशेष उल्लेख गटियाला शिलालेख 861 ईस्वी में जो उत्कीर्णित हुआ था उसमें किया गया है, जिसमें वर्ण विभाजन का संकेत देते हैं। तो अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि गटियाला शिलालेख क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अगर आपका ये जो गटियाला शिलालेख है ये 861 ईस्वी का है या फिर विक्रम संवत 918 का, विक्रम संवत 918 का है। ये जो है ये गटियाला जगह है, ये कहाँ पे आपके जोधपुर में है, कहाँ पे है, जोधपुर में है। तो जोधपुर के पास गटियाला में ये एक स्तंभ लेख है, एक स्तंभ लेख है, यानी स्तंभ पे उत्कीर्णित है। अगर इसकी बात करें कि इसमें है वो किस शासक के बारे में बताया गया है, तो जो प्रतिहार शासक थे ककुक है वो प्रतिहार शासक थे ककुक, उसका जो यशोगान है वो इसमें किया गया है, यशोगान है वो इसमें बताया गया है। अगर इसके रचयिता की बात कर ले तो इसके रचयिता थे मग, और उसके अगर उत्कीर्णकर्ता की बात कर ले तो वो थे कृष्णेश्वर। वो कौन थे, कृष्णेश्वर थे। ये 3 चीजें इसमें याद रखनी है। और इसमें क्या याद रखनी है कि इससे जो ये शिलालेख है आपका गटियाला शिलालेख है, इसे उत्कीर्ण करवाया किसने था, तो इसे करवाया था ककुक ने। प्रतिहार शासक जो ककुक है उन्होंने इसको उत्कीर्ण करवाया था। साथ में इस जो ये आपका शिलालेख है इसमें नरेश ककुक है उसका यशोगान दिया हुआ है। साथ में इनकी जो वंशावली है कि इनकी वंशावली कहाँ से कहाँ तक थी, वंशावली इसका भी जिक्र किया गया है कि जो रोहिल्दी थे से लेकर ककुक तक दी गई है। साथ में ये संस्कृत और जो आपकी प्राकृतिक भाषा है, संस्कृत और प्राकृत भाषा इन दोनों में ये अभिलेख लिखा हुआ है। साथ में इसमें है जो मग जाति के ब्राह्मण थे, इनका उल्लेख किया गया है। और जो मग जाति के ब्राह्मण थे, ये जाति है वो मारवाड़ में किस नाम से जानी जाती थी, ये इसमें दिया हुआ, ये इंपोर्टेड बनता है। तो मग जाति के जो ब्राह्मण है इन्हें मारवाड़ में शाक द्वितीय ब्राह्मण के नाम से जाना जाता था। तो आपको ये भी याद रखना है, शाक द्वितीय के नाम से जाना जाता था मग जाति के ब्राह्मणों को। कहाँ पे, मारवाड़ में। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है, इसमें से जो पूछा जा सकता है। और इस समय है वो मारवाड़ में वर्ण विभाजन, ये जो वर्ण विभाजन है इसकी प्रवृत्ति का ज्ञान प्राप्त होता है कि इस समय है वो वर्ण विभाजन था। तो ये जो आपका गटियाला शिलालेख है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है कि गटियाला शिलालेख 861 ईस्वी का है। इसमें इसका जो उत्कीर्ण किसने करवाया था, तो ये इस ककुक ने करवाया था। और जो प्रतिहार नरेश ककुक है इन्हीं का यहाँ पे यशोगान मिलता है, यहाँ की वंशावली, इनकी वंशावली है उसका वर्णन इसमें मिलता है। इसकी जो रचना मग ने की थी, उत्कीर्ण किसने किया था,
कृष्णेश्वर है उन्होंने किया था। यह संस्कृत और पाली दोनों भाषाओं में लिखा हुआ जोधपुर के गटियाला स्थान पे एक स्तंभ लेख है, एक स्तंभ लेख है। ये चीजें आपको याद रखनी है। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में दलहन उत्पादन के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दूसरा स्थान है। दलहन उत्पादन के आधार पर राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का देश के कुल दलहन उत्पादन में कितना योगदान है, तो ये योगदान है 16.75%। देश में योगदान पूछ ले तो 16.75% है वो योगदान है। अब आपके जो ये कृषि के डाटा है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है और उनको याद भी करना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको 10 क्वेश्चन करवाती हूँ और 10 में से 6-7 डाटा है वो मैं आपको रोज याद करवाती हूँ। एक दिन में अगर ये इसी की 50 क्वेश्चन की अगर मैं ये ले आऊँ ना, क्लास ले आऊँ आर्थिक समीक्षा पर, तो सारा का सारा आपके ऊपर से चला जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं 10 ही क्वेश्चन है इसके रोज लेके आती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर किसी दिन में मुझे क्लास में डाटा ज़्यादा लगेगा तो हो सकता है इसके क्वेश्चन है मैं थोड़े कम कर दूं ताकि आपको है वो सारे डाटा है वो याद हो जाए। अब मैंने 3 क्लास लिए, तीनों क्लास में आप देखें तो एक दिन में थोड़े डाटा, दूसरे दिन में फिर थोड़े, तो अगर आपको एक एक दिन में करोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। क्योंकि आप ये करिएगा कि पहले का रिवीजन करिएगा, आज वाला पढ़िए, कल है फिर इन दोनों का रिवीजन करिए, वो वाला पढ़िए। तो आप जितना रिवीजन करेंगे तभी आपको ये याद हो पाएंगे। अब हमने आज बात की थी, कल तो बात की थी कुल खाद्यान्न उत्पादन की। किसकी? कुल खाद्यान्न उत्पादन की हमने बात की थी। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन देखें तो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें क्या क्या आता है? अनाज आता है, ठीक है, प्लस में दलहन आती है। तो 2 चीजें तो हमें ये याद करनी होगी कि अनाज, कुल अनाज कितना है? 206.57 अलमटी है। दलहन कितनी है? 47.42 अलमटी है। और कुल खाद्यान्न में हमने कल क्या पढ़ा था कि रबी का कितना है और एक खरीफ का कितना है। ये दोनों चीजें हम पढ़ी थी, तो ये भी हमें याद होनी चाहिए। रबी का हमने पढ़ा था 156.01% है, तो आप 156 याद कर सकती हैं। खरीफ का हमने पढ़ा था कि 97.98 अलमटी है, तो आप इसे 98 अलमटी ही याद कर लीजिए। तो इस कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी आप 4 चीजें याद करेंगे, अनाज प्लस दलहन कुल खाद्यान्न उत्पादन, और खाद्यान्न उत्पादन में रबी और खरीफ का भी याद करना है। अब हम बात कर रहे थे आपके दलहन उत्पादन की, तो इसमें जो आपका राजस्थान का भारत में योगदान है वो कितना है? 16.75% है, 16.75% है। और इसमें जो आपकी कुल दलहन उत्पादन है वो कितना है? 47.42% है। इसमें अगर आपसे पूछ ले कि वृद्धि दर कितनी है, वो भी आपको याद रखनी है, तो वो आपकी प्लस 17.02% है। दलहन की अगर कुल वृद्धि दर पूछ ले तो 17.02% है। अब ये है 47.42 LMT है, ये आपकी दलहन है। इसमें अगर अपन रबी की बात करें कि रबी की कितनी है, तो रबी का आपका हिस्सा है 27.28 LMT, और अगर खरीफ की बात करें तो 20.14 LMT। तो आप याद रख सकते हैं कि आपकी 27 रबी की है और खरीफ की कितनी है? 20 है। इन दोनों में अगर हम बात करें वृद्धि दर, टोटल की वृद्धि दर 17.02%, और अगर हम रबी की बात करें कि रबी के जो उत्पादन में वृद्धि दर है किसमें? दलहन में, वो कितने है? इसकी माइनस में है, -0.58%, ये है माइनस में। खरीफ की बात करें तो खरीफ की कितनी है? प्लस 53.98% है इसकी वृद्धि दर है। ये मैं आपको क्यों याद करवा रही हूँ? क्योंकि इनसे है आपके क्वेश्चन किस प्रकार लैंग्वेज में बनेंगे। जैसे पूछ लेगा कि जो आपके रबी की जो उत्पादन में वृद्धि दर है वो आपके खरीफ से कम है, ज़्यादा है, इस प्रकार आपकी जो एक लाइन बना के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो आपका तभी सही होगा जब आपको ये डाटा याद होंगे, ये डाटा याद होंगे। आपको याद क्या रखना है दलहन में कि दलहन उत्पादन है। आप जो मैं आपको समझाती हूँ तो उसमें मैं आपको बताती हूँ कि हाँ इस चीज़ में ये याद रखना है, तो आप उससे शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे दलहन उत्पादन है, दलहन उत्पादन में याद रखना है कि 47.42 LMT है, रबी का 27 है आपका, और खरीफ का कितना है? 20 LMT है। वृद्धि दर अगर इसकी देखें टोटल की तो 17.02% है। रबी की देखें तो माइनस में है, यानी नकारात्मक वृद्धि है 0.58%, और आपकी खरीफ की देखें तो प्लस 53.98% वृद्धि दर है। और भारत में योगदान कितना है? 16.75 का। ये 5 चीजें 6 चीजें आपको याद रखनी है। राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है,
वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान के किन जिलों में नहीं पाई जाती, ये आप ध्यान से पढ़ना, नहीं पाई जाती। झालावाड़, बारां, कोटा, भरतपुर, बूंदी, बांसवाड़ा, धौलपुर और करौली। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा, आप खुद ही देखिए कि वर्टिसोल्स मिट्टी है ये अति आर्द्र जिलों में पाई जाती है, जैसे झालावाड़ हो गया, बारां हो गया, कोटा बूंदी हो गए, कोटा और बूंदी हो गई, और इसके साथ ही है ये सवाई माधोपुर में पाई जाती है, सवाई माधोपुर में पाई जाती है, और इस साइड और माधोपुर, और इस साइड एक भरतपुर में पाई जाती है, भरतपुर में पाई जाती है। फिर बाद में डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है, और फिर एक चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। तो इतने जगहों पर ये पाई जाती है। तो इसमें कौन सा नहीं है, झालावाड़, बारां है, कोटा भरतपुर है, बूंदी बांसवाड़ा है, लेकिन धौलपुर और करौली में ये जो वर्टिसोल्स मिट्टी है वो नहीं पाई जाती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, धौलपुर और करौली में नहीं पाई जाती। अब जो आपकी मृदा जो आपका टॉपिक है, इसमें कई बार क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट ये बन जाता है, जो आपके मृदा का कृषि विभागीय वर्गीकरण है, कृषि विभागीय वर्गीकरण, इनमें 3-4 इंपॉर्टेंट है जो सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कौन सी, जैसे इस साइड मृदा हो गई और इस साइड है आपके जिले हो गए कि कौन से जिले में पाई जाती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है साइरोजेम्स, साइरोजेम्स ये है आपके कहाँ पाई जाती है, साइरोजेम्स पाई जाती है गंगानगर में, गंगानगर में, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी कौन सी, रेवेरिना, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेवेरिना है ये भी कहाँ पाई जाती है, ये भी गंगानगर में पाई जाती है। तो साइरोजेम्स और रेवेरिना है ये दोनों की दोनों कहाँ पाई जाती है, गंगानगर में पाई जाती है। इसके अलावा एक होती है जिप्सीफेरस, एक आपके हाथ की है जिप्सीफेरस, ये है ये कहाँ पाई जाती है, जिप्सीफेरस है ये पाई जाती है बीकानेर में। तो ये तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है। आपकी कौन सी, साइरोजेम्स और रेवेरिना है गंगानगर में, और जिप्सीफेरस है ये बीकानेर में पाई जाती है। तो इन जो ये 5 मृदा के प्रकार है, इनके साथ ये तीनों भी आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किया किसके द्वारा, कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, हिंदू महासभा ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, चाटसू के गुहिल प्रतिहार वंश के शासकों के अधीन थे। चाटसू के गुहिल है वो प्रतिहार वंश के शासकों के अधीन थे। इस वंश में मेवाड़ के गुहिलों के भांति शिव शक्ति व विष्णु भक्ति का प्रचलन था। किस प्रशस्ति में इसका उल्लेख है, हर्षनाथ मंदिर की प्रशस्ति, चाटसू की प्रशस्ति, एकलिंग जी नाथ प्रशस्ति, या फिर राज प्रशस्ति। तो चाटसू के गुहिल के बारे में है, गुहिल वंश के बारे में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, इस बात का उल्लेख है वो आपके चाटसू की प्रशस्ति है उसमें किया हुआ है। अगर हम चाटसू की प्रशस्ति की बात करें तो इसमें बताया गया है कि जो चाटसू की प्रशस्ति है वो कब की है, वो है 813 ईस्वी की, 813 ईस्वी की, विक्रम संवत 918, 813 ईस्वी की है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि जो आपके गुहिल वंशीय राजा थे उनके शासन के बारे में दिया हुआ है, उनकी जो वंशावली थी उनके बारे में, और उनकी जो विजय थी, उन्होंने जो विजयों को हासिल किया था उनका उल्लेख है वो किस में दिया गया है, आपके चाटसू की प्रशस्ति में दिया गया है, और जो कब की थी, 813 ईस्वी की। अगर इसके रचयिता की बात कर ले कि चाटसू जो आपकी प्रशस्ति है उसके रचयिता कौन है, तो ये कर्णिक भानु भी बोलते हैं इसे, और इन्हें कायस्थ भानु भी बोलते हैं, कायस्थ भानु ये तो इसके रचयिता थे। अगर उत्कीर्णता की बात कर ले कि इसे उत्कीर्ण किसने किया था, तो जो रज्जुक के पुत्र थे माइल, तो माइल है इसके उत्कीर्ण करता थे। तो इसमें आपको 3 चीजें याद रखनी है, चाटसू की प्रशस्ति 813 ईस्वी की है, और इसमें है वो गुहिल वंश के गुहिलों का है वो वंशावली, विजय और इन राजाओं के शासन के बारे में है इसमें बताया गया है कि गुहिलों की भांति शिव शक्ति व विष्णु भक्ति का प्रचलन था। ठीक है, ये चीजें बताई गई है, और उसके जो उत्कीर्ण करता है वो थे माइल। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022-23 में कुल दलहन उत्पादन के लिए सत्य कथन है। अब हमने इसका डाटा सारा देख लिया था, अब हमें इसे लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ना है और बताना है। दलहन उत्पादन में खरीफ की तुलना में रबी का उत्पादन अधिक है। क्या ये बात सही है?
बिल्कुल सही है, क्योंकि जो खरीफ का जो उत्पादन था ये 20.14 था, अपन 20 मान लें, और जो रबी का उत्पादन है ये कितना था, 27.28 LMT था। तो 20-27 का रेशो हो गया, तो ये बात सही है क्योंकि 27 ज़्यादा है। रबी की तुलना में खरीफ दलहन की वृद्धि दर अधिक है, ये भी बिल्कुल सही है। क्यों है? क्योंकि रबी की जो वृद्धि दर थी वो माइनस में थी, ऋणात्मक थी, -0.58% थी। तो रबी की तुलना में खरीफ जो दलहन है उनकी वृद्धि दर अधिक है। खरीफ की कितनी थी? +53 थी, +53.98, अपन 54 भी मान सकते हैं, तो ये अधिक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। रबी दलहन के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है। तो रबी की दलहन है तो -0.58% हुई है, तो यानी गिरावट दर्ज हुई है, नकारात्मक वृद्धि है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों की तीनों सही है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। उपरोक्त सभी कथन है वो सत्य दिए हुए, तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस प्रदेश में एल्फी समूह की मृदा मिलती है? जयपुर, अलवर, दौसा में, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली में, उदयपुर, सिरोही, पाली में, और कोटा, बूंदी, भरतपुर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर, अलवर, दौसा है, वहाँ पे एल्फी मृदा पाई जाती है। क्योंकि कोटा, बूंदी, भरतपुर है, इसकी तो अभी हमने बात की थी, यहाँ पे वर्टिसोल से पाई जाती है। एल्फी जयपुर, अलवर, दौसा, साथ में आपकी भीलवाड़ा, टोंक, इन क्षेत्रों में है वो पाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, कश्मीर के भारत संघ में विलय का दस्तावेज किसके द्वारा दिया गया था? कश्मीर के भारत संघ में विलय का डॉक्टर राजेंद्र सिंह, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और महाराजा हरि सिंह के द्वारा। तो इसमें तो हम सभी को पता है कि जो महाराजा हरि सिंह थे उन्होंने ही विलय पर हस्ताक्षर करके विलय का दस्तावेज दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ी, हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रतिहार शासक कुकुक प्रतिहार की उपलब्धियों और राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक नीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के दृष्टिकोण से किस शिलालेख का अध्ययन उपयोगी है? किसके बारे में? कुकुक प्रतिहार की उपलब्धियों के बारे में। चित्तौड़ का लेख, गटियाला का शिलालेख, विराट का लेख और जाना सागर प्रशस्ति। इसके बारे में हमने अभी बात की थी, कौन सा लेख है? गटियाला का शिलालेख है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ी, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का देश के कुल तिलहन उत्पादन में कितना योगदान है? अभी हम बात कर रहे थे दलहन उत्पादन की, अब हम बात कर रहे हैं तिलहन उत्पादन की। तो राजस्थान का भारत में कितना है योगदान? 20, 21%, 22% और 23%। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 22% है वो देश में, राजस्थान का देश में कुल तिलहन उत्पादन का योगदान है। कितना? 22%। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा आता है, तो प्रथम स्थान आता है, तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान है देश में, भारत में प्रथम स्थान है। और इसमें अगर पूछ ले कि योगदान कितना है, 22% है। अगर ये पूछ ले कि कुल तिलहन उत्पादन कितना है, तो कुल तिलहन उत्पादन है 99.78 LMT, लगभग आप मान के चलिए लमसम 100 LMT। कितना है? 100 LMT। जिसमें अगर आपसे पूछ ले कि रबी का कितना है, तो रबी का आपका है, रबी का 66.14%, और खरीफ का पूछ ले खरीफ का, तो खरीफ का कितना है? 33 है। तो 66-33 आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक बेकार भूमि है? जोधपुर, चूरू, उदयपुर और जैसलमेर। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैसलमेर। जैसलमेर में सर्वाधिक बेकार यानी बंजर भूमि है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, ओसियां का लेख 956 ईस्वी में किस शासक को रिपुओं का दमन करने यानी दुश्मनों का दमन करने वाला कहा गया है? प्रतिहार शासक कुकुट, प्रतिहार शासक वत्सराज, प्रतिहार शासक धवल और प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिहार शासक वत्सराज। जो ओसिया का लेख है 956 ईस्वी का, ये कहाँ? ओसिया जोधपुर में है, ओसिया जोधपुर में है, जोधपुर में है। और अगर इसमें पूछ ले कि इसमें शासक जो वत्सराज थे उनके शासनकाल का वर्णन किया गया है। अगर इसके उत्कीर्णकर्ता की बात कर लें, उत्कीर्णकर्ता के लिए पूछ ले कि उत्कीर्णकर्ता कौन थे, तो ये थे पदाजा, पदाजा है इसके उत्कीर्णकर्ता थे। तो ओसिया का लेख है वो ओसिया जोधपुर में है, 956 ईस्वी का है, जिसमें जो आपके प्रतिहार शासक वत्सराज है इनका वर्णन किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी।
आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? विराट, कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ आहड़ है। आहड़ सभ्यता को है वो बनास संस्कृति बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? आहड़ या बनास, आहड़ या बनास, आहड़ या बनास संस्कृति के नाम से बोला जाता है। अगर आपसे ये पूछ ले कि जो ये है जो आहड़ या बनास संस्कृति है वो किसने कहा था, तो ये आपके डॉक्टर सांकलिया है। डॉक्टर सांकलिया ने है इसे नाम दिया था आहड़ या फिर बनास संस्कृति। इसके बारे में आपको और क्या याद रखना है कि जो आहड़ है ये उदयपुर में है, मेवाड़ की बेड़च बोल दे या फिर आपकी आहड़ आयड़ नदी है, बेड़च या आयड़ नदी है उसके किनारे की स्थित है। यानी बनास की जो सहायक है बेड़च नदी उसके किनारे ये स्थित थी। इसका अगर सर्वप्रथम उत्खनन पूछ ले आपसे कि सर्वप्रथम उत्खनन है वो किसने किया था, तो सर्वप्रथम उत्खनन किया था आरसी अग्रवाल ने। आरसी अग्रवाल ने 1954 में आरसी अग्रवाल ने। ये चीज याद रखने, ये ताम्र युगीन सभ्यता है, ताम्र युगीन सभ्यता है और ये ग्रामीण संस्कृति थी, ग्रामीण संस्कृति थी। तो ये चीजें भी आपको इससे बनास संस्कृति यानी आहड़ सभ्यता से याद रखनी है। राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि तिलहन उत्पादन से संबंधित असत्य कथन बताना है। तिलहन उत्पादन के बारे में हमने अभी बात की थी, इसमें हमें असत्य कथन बताना है। तिलहन उत्पादन में खरीफ की तुलना में रबी उत्पादन अधिक है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो तिलहन उत्पादन है वो कितना है, 99.78 है। ठीक है, जिनमें से खरीफ की तुलना में रबी उत्पादन अधिक है, क्योंकि जो रबी का है वो 66 है और ये कितना है 33 है, यानी पॉइंटों में है तो, लेकिन हम 33 और 66 याद रख सकते हैं। तो इसमें खरीफ की तुलना में रबी ज्यादा हो गया, तो बिल्कुल सही हो गया। कुल तिलहन उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है। तो जो आपकी जो तिलहन उत्पादन है, अगर इसमें वृद्धि दर की बात करें तो ये नकारात्मक वृद्धि है, -2.82% है। जो कि हमने दलहन की बात की थी, तो आपको ये पीछे वाले भी याद करने, कहीं आप ये मत भूल जाना। दलहन की बात करें तो इसकी जो वृद्धि दर थी वो कितनी थी, 17.02% से। अगर इसमें हम खरीफ की बात करें कि जो खरीफ की वृद्धि दर है वो कितनी है, 16.32% है, 16.32% है। अगर दलहन में खरीफ की बात करें तो कितनी थी, 53.98% थी। रबी के उत्पादन में वृद्धि दर पूछे तिलहन में तो इसकी कितनी है, -10.33 है, माइनस में है। और अगर हम दलहन की बात करें, दलहन में रबी की बात करें तो इसमें भी माइनस थी, वो कितनी थी, -0.58% थी। तो अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दलहन और तिलहन में दोनों में है वो जो रबी की वृद्धि दर है वो कितनी थी, नकारात्मक थी। तो इसमें ये बात भी सही बोली गई है, फर्स्ट और सेकंड सही बोला है। रबी तिलहन के उत्पादन में नकारात्मक वृद्धि दर हुई है, बिल्कुल सही है। कितनी हुई है, -10.33, तो ये भी आपका सही है। खरीफ तिलहन उत्पादन में कमी दर्ज की गई है, नहीं, खरीफ तिलहन उत्पादन है उसमें वृद्धि हुई है, कितनी, +16.32% की वृद्धि हुई है। तो आपका जो असत्य कथन है वो कौन सा हो गया, 4 नंबर हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ, ये आपका है वो राइट आंसर है, हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। तो इस प्रकार आपको डाटा याद करना है और डाटा से आप ऐसे क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। तो इसीलिए मैं इस प्रकार लैंग्वेज के आपके क्वेश्चन बना के लेके आई थी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर तहसील में भूरी व पीली मिट्टी पाई जाती है। भीलवाड़ा जिले के आसीन तहसील में भूरी मिट्टी पाई जाती है और भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा तहसील में है वो पहाड़ी मिट्टी पाई जाती है। तो इनमें से हमें सही बताना है कि कौन सा है। तो इसमें आपके पहले की बात करें कि जहाजपुर तहसील में भूरी व पीली मिट्टी, बिल्कुल सही है। दूसरी की बात करें आसीन तहसील में भूरी मिट्टी, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरे शाहपुर तहसील में पहाड़ी, ये गलत दिया हुआ है, यानी इसका फर्स्ट और सेकंड है सही दिया हुआ है, यानी राइट आंसर ऑप्शन है डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन ऐतिहासिक स्थल बाणगढ़ है वो किस नदी के दाहिने तट पर बसा है। बाणगंगा की सहायक सावा नदी के, बाणगंगा की सहायक रूपारेल नदी के, बाणगंगा की सहायक बांडी नदी के, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाणगंगा की जो सहायक नदी है सावा नदी के भानगढ़ है वो नदी के दाहिने तट पर बसा हुआ, और ये कहाँ पे है, ये है अलवर में, ये कहाँ पे है, अलवर में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्न में राजस्थान की ताम्र युगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता है वो कौन सी है? आहड़, कालीबंगा, विराट और बागोर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता है वो ताम्र युगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता है। क्यों? क्योंकि जो आपके कालीबंगा है ये भी आपकी क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है, लेकिन ये प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता है, प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता है। इसने पूछा है प्रमुख सभ्यता। विराट की बात करें तो विराट है आपकी लोह युगीन सभ्यता है, लोह युगीन सभ्यता है। अगर हम बात करें बागोर की तो बागोर है आपकी पाषाण कालीन मानव सभ्यता है, ये पाषाण कालीन है, पाषाण कालीन है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आहड़ है वो आपकी ताम्र युगीन सभ्यता में प्रमुख सभ्यता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। लाल व पीली मिट्टी में उपजाऊ तत्वों की कमी होती है। लाल व पीली मिट्टी भीलवाड़ा, सिरोही, अजमेर, सवाईमाधोपुर व उदयपुर जिलों में पाई जाती है। लाल व पीली मिट्टी में गेहूं व चावल की खेती की जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट कि लाल व पीली मिट्टी में उपजाऊ तत्वों की कमी होती है, ये इसका सही है। फिर इसमें लाल व पीली मिट्टी भीलवाड़ा, सिरोही, अजमेर, सवाईमाधोपुर व धौलपुर जिलों में पाई जाती है, ये भी सही है। इसका थर्ड गलत है, यानी ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड सही है। तो आपका फर्स्ट और सेकंड आपका आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है ये आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है बागोर भीलवाड़ा जिले की कौन सी नदी के कांठे पर स्थित है? लूणी, बनास, कोठारी और चंबल नदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कोठारी नदी। जो आपकी बागोर सभ्यता है ये भीलवाड़ा के मांडलगढ़ तहसील की है, जहाँ पे कोठारी नदी के तट पर स्थित है। इसके बारे में अगर आपसे और पूछ ले कि इसका जो उत्खनन है वो सबसे पहले है किसके तत्वाधान में हुआ था, तो ये हुआ था आपके वीएन मिसर, वीएन मिसर। इसमें से और क्या पूछा जा सकता है? इसमें से पूछा जा सकता है कि जो यहाँ से है जो पाषाण उपकरण पाए थे उनके साथ साथ है एक मानव कंकाल भी पाया था, एक मानव कंकाल भी पाया था। साथ में और क्या पाए थे? यहाँ से है वो 5 ताम्र उपकरण मिले थे, 5 ताम्र उपकरण मिले थे, उपकरण मिले थे। इसके साथ साथ ही और इससे क्या याद रख सकते हैं आप? मैंने अभी पीछे ही आपको बताया था कि जो आपकी बागोर है वो पाषाणकालीन मानव सभ्यता है। पाषाणकालीन में ये मध्य पाषाणकालीन सभ्यता है। और इसके साथ साथ इसमें लोह युग के भी कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं, लोह युग के भी कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ये भी थोड़ी बातें आपको ध्यान में रखनी है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड कोठारी नदी के किनारे। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है वह जिला युगम जहाँ लाल व पीली मृदा पाई जाती है? अलवर, भरतपुर, बारा, कोटा, पाली, जोधपुर और अजमेर और भीलवाड़ा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अजमेर भीलवाड़ा है, वहां पे लाल व पीली मृदा पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी अजमेर और भीलवाड़ा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? दयाराम साहनी, डॉक्टर NR बनर्जी, DR भंडारकर और RC अग्रवाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दयाराम साहनी है, उनके जो आपके नेतृत्व में है वो प्रथम उत्खनन हुआ था विराट यानी विराटनगर, जो कि कहाँ पे है? जयपुर में है। कहाँ पे है? जयपुर में है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि महाराजा हरि सिंह ने भारत में कश्मीर के विलय की जो औपचारिक घोषणा है वो कब की थी? 26 अक्टूबर 1947, 25 सितंबर 1948 और 25 अक्टूबर 1948। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर के विलय की औपचारिक घोषणा वो की थी। कब? 26 अक्टूबर 1947। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? बलुई मृदा, काली मृदा, लाल मृदा और पीली मृदा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलुई मृदा। अगर हम जैसे ही बाड़मेर, जैसलमेर, इससे अगर हमें और कुछ नहीं पता होता, जैसे नागौर पाली का अगर हमें एकदम से याद नहीं आता, पता नहीं चलता, तो जहाँ पे जैसलमेर और बाड़मेर दिया हुआ हो तो जैसलमेर मिल जाए तो आपको ये देखना है कि बलुई मिट्टी ही यहाँ पे मिलेगी। तो ऑप्शन में आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। ये हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो 30 क्वेश्चन किए थे
बाकी की क्लास है, हम जो क्वेश्चंस है वो अगली क्लास में करेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस क्लास का जो फ़ायदा है मिल सके और मुझे उससे मोटिवेशन मिले ताकि मैं आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला पाऊँ। तो चलिए अगले टेस्ट में मिलते हैं इससे भी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।